Hello friends, today we are going to discuss modern trends in periodic table based on chemical reactivities of elements। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये स्पेशली केमिकल रिएक्टिविटीज़ ऑफ एलिमेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल में किस ट्रेंड से इनका केमिकल रिएक्टिविटीज़ है, कौन सा एलिमेंट हाइड्राइड्स है, कौन सा ऑक्साइड्स है, कौन सा हैलाइड्स है, किस तरह से लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाने पर किसका हैलाइड्स बढ़ता है या घटता है, ऑक्साइड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे आज कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन द ब्लॉक वाइज डिवीजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स क्लियरली आइडेंटिफाइड आर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। हम सब जानते हैं टोटल हमारे पास कितने ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 4 ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर क्लास 11 का वीडियो होगा, उसमें आपको वो सारे केमिस्ट्री के वीडियोस मिल जाएंगे। अब आ जाइए, द एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक आर कलेक्टिवली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हम सब जानते हैं कि एस और पी ब्लॉक को कौन सा एलिमेंट कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 4 टाइप में इसको बांटा गया था। अब आ जाइए, द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स। We can find a number of correlations between the properties of compounds and the positions of the constituent elements in the periodic table. Such correlations are especially clear in hydrides, oxides, halides and salts of oxoacids. तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग ये सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जितने भी प्रॉपर्टीज़ है कंपाउंड्स के, कैसा उनका नेचर है, किस तरह से उनका कोरिलेशंस है, दोनों प्रॉपर्टीज़ पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग हाइड्राइड्स से। इन द जनरल नेम फॉर ऑल द hydrogen binary compounds and specific name for the hydrogen compound of group 1a and 2a elements, the hydrides of alkali and alkaline earth metals are salt like compounds. The hydrides of transition metals are hard compounds having high melting point. The hydrides of metalloids are usually gaseous or liquids with low boiling points. Hydrides of non-metals are also gaseous or liquids with low boiling points. It is observed that except for group 1a and 2a, as we proceed down a group, the stability of hydrides decreases. The chemical behavior of the hydrogen compound is dependent to a large extent on the relative electronegativities of the other element and hydrogen. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स किसको कहते हैं? हाइड्राइड्स का मतलब हो गया किसी भी एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है तो वो उसका हाइड्राइड्स कहलाता है। जैसे सोडियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम करेगा, लिथियम हाइड्राइड्स। जनरली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ भी ये कंपाउंड बनाता है। वैसे तो पूरे पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्ट इनर्ट गैस बाकी सब के साथ ये कंपाउंड बनाता ही है। जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए एलिमेंट्स के साथ जो बनाता है वो जनरली सॉल्ट के फॉर्म्स में करते हैं, और जब वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है तो बहुत ही हार्ड कंपाउंड्स बनाता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हम किसी भी मेटेलॉइड्स या फिर नॉन मेटल्स के हाइड्राइड्स की बात करें तो जनरली वो लोग गैस या लिक्विड्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ग्रुप 1 और 2 का जो हाइड्राइड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी जो है बहुत ही कम होती है। जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे ना, it is observed that except from group 1a and 2a, as we proceed down, compounds independent to a large extent to the relative electronegativities of the other elements and hydrogen. जैसे जैसे आप the chemical behavior of hydrogen जो है क्या होगा, dependent upon the large extent on the relative electronegativities of the अदर एलिमेंट इन हाइड्रोजन। ये डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट के साथ वो रिएक्शन करता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी है और हाइड्रोजन उसके साथ कितना स्टेबल है। तो ये था हाइड्रोजन। जनरली आपको याद रखना है, हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ 2 सिंबल वाला मतलब बाइनरी कंपाउंड्स बनाएंगे। जैसे सोडियम और हाइड्रोजन, तो सोडियम हाइड्राइड NaH, वाटर H2O, ये ऑक्सीहाइड्राइड्स हो गया। मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ आप उसका मतलब रिएक्शन करवाओगे तो उसका वो हाइड्राइड्स बनेगा जिसमें 2 एलिमेंट के नाम होंगे, इसीलिए उसको बाइनरी कंपाउंड्स कहा जाता है। ये स्पेशली जब मेटलॉइड्स और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये या तो गैस नहीं तो लिक्विड के फॉर्म्स में होते हैं, जिस कारण से इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ये जब कंपाउंड बनाते हैं तो बहुत ही हार्ड कंपाउंड होता है, जिस कारण से उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। और इनका जो केमिकल बिहेवियर है हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड के साथ वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है। अब आ जाइए ऑक्साइड्स के ऊपर। ऑल द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का मतलब हो गया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक।
of the noble gases form oxides. Almost all the elements form more than one oxide. Since oxygen is the most electronegative element except fluorine, the partial charge on the oxygen in all the oxide except OF2 and O2F2 is negative. Oxides of alkali and alkaline earth metals are generally ionic solids. Oxides of metallic elements towards the middle of the table and of the semi-metal are solid and not usually ionic. Oxides of non-metals are discrete molecules and exist as liquid or gaseous at room temperature. सबसे पहले आपको बता दूं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो पूरे पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते हैं. हाइड्रोजन की तो बात करें तो हाइड्रोजन इनर्ट गैस के साथ नहीं रिएक्शन करता, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ हीलियम, नियन और आर्गन को छोड़कर वो इनर्ट गैस में भी रिएक्शन करता है. ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद सबसे मतलब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, लेकिन ज़्यादा में फ्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का ही होता है. इसीलिए ये फ्लोरीन के साथ भी रिएक्शन करके OF2 और O2F2 कंपाउंड बनाता है, जिसमें इसका जो चार्ज होता है वो पार्शियल चार्ज होता है. जो आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर जो पढ़े होंगे या फिर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जो पढ़ेंगे उसमें आपको इसका पार्शियल चार्ज निकालने को भी मिलेगा. लेकिन जब ये अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उनका जो ऑक्साइड्स होता है, मेटेलिक ऑक्साइड्स, वो स्पेशली ये सॉलिड्स होते हैं जो जनरली आयनिक होना चाहिए. Oxides of non-metals are discrete molecules and exist as liquid or gases at room temperature. non-metal और metalloids के जो oxides होते हैं वो generally liquids या फिर gases होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर exist करते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑक्साइड्स के बाद. कुछ रिएक्शंस को देख लीजिए. पहले ऑक्साइड्स के. आयनिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिक हाइड्रोक्साइड. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन किया गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से टूटेगा, Ca2+ और 2OH- में. कोवेलेंट ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव ऑक्सो एसिड्स. दीज ऑक्साइड्स आर नोन एज एसिड एनहाइड्रेट्स. एसिड एनहाइड्रेट जैसे मान लीजिए ये SO3 को जब H2O के साथ रिएक्शन करोगे तो H2SO4 बनेगा, और H2SO4 जब ब्रेक होता है तो H+ + HSO4- के रूप में. द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड A ग्रुप सच एज एल्युमिनियम फॉर्म amphoteric oxide which does not dissolve in water but that dissolve in acidic और basic medium. यही रीज़न है कि यह एल्युमिनियम का जो कंपाउंड बने, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो पानी में नहीं घुलेगा, वो या तो एसिडिक या बेसिक मीडियम में ही घुलेगा. चलिए अब आप ये एल्युमिनियम ऑक्साइड्स और ये हाइड्रोजन का देख लीजिए किस तरह से रिएक्शन है. एल्युमिनियम ऑक्साइड्स को जब 6H+ के साथ रिएक्शन किया गया तो 2Al3+ + 3H2O, फिर Al2OH को जब Al2O3 को जब OH और H2O के साथ रिएक्शन किया गया तो 2AlOH4- एक्वस सॉल्यूशन. ये याद रखना, यहाँ पर आप लोग जनरली सोचते होंगे Al2OH3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्साइड और वाटर दोनों के साथ रिएक्शन करोगे तो AlOH4- बनेगा. द फॉलोइंग ट्रेंड्स आर ऑब्जर्व इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इन द पीरियोडिक टेबल. द जनरल ट्रेंड इन अ गिवन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज़ द इंक्रीज ऑफ एसिडिटी एंड डिक्रीज ऑफ एसिडिटी. आप सब जानते हैं जैसे ही हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगा. आप जानते होंगे कि नॉन मेटल जो है वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और मेटल जो है बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. तो इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एसिडिटी इंक्रीज करेगा, बेसिडिटी कम होगा. द जनरल ट्रेंड विद इन अ ग्रुप डाउनवर्ड्स इज टूवर्ड्स इंक्रीज बेसिसिटी एंड डिक्रीज एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड. जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगा और एसिडिटी क्या होगा, कम होगा. फॉर एनी एलिमेंट्स द ऑक्साइड्स टेंड्स टू बिकम मोर एसिडिक द हायर द ऑक्सीडेशन ऑफ द एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट्स का जब आप ऑक्साइड निकालते हो तो वो कब ज़्यादा होता है, इट बिकम्स मोर एसिडिक द हायर द ऑक्सीडेशन ऑफ द एलिमेंट. जितना ज़्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा वो एलिमेंट क्या होगा, वो एसिडिक. अब हम लोग बढ़ेंगे हैलाइड्स की तरफ. हैलाइड्स का मतलब क्या होता है, हेलोजन ग्रुप. हेलोजन ग्रुप मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइल. यहाँ पर with the exception of few elements, all other elements combine with halogen. Each halogen is the most electronegative element in its period. In general, the halides of the electropositive metallic elements such as those of group 1A and 2A are ionic salts. The ionic character increases on proceeding down the group of the metals and are therefore group halogens. Ionic character, the halides decreases on proceeding from left to right across a period. Thus, lithium chloride is an ionic compound and beryllium chloride has a considerable covalent character, and boron chloride is a typical covalent compound. The halides of nonmetals are typically gaseous such as boron trichloride and nitrogen trichloride are volatile liquids such as chloroform. The halides of most nonmetal hydrolyze to give the oxo acid
of the element and the corresponding hydrohalogen acids as the metallic properties of the central atom increases as in the trend in going down group hydrolysis is incomplete. सबसे पहले आपको याद रख लीजिए हैलाइड्स का मतलब हो गया हेलोजन के साथ रिएक्शन कोई भी एलिमेंट करेगा तो वो उसका हैलाइड्स कहलाएगा। ग्रुप फर्स्ट है और सेकेंड है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। आप जानते हैं कि अल्कलाइन और अल्कली अर्थ मेटल्स ये दोनों जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। ये जब हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनका जो आयनिक कैरेक्टर है जब ये मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं तो वो घटने लगते हैं। मतलब लेफ़्ट टू राइट जब आप बढ़ोगे पीरियड में, जैसे लिथियम से लेकर के जब आप कार्बन तक जाओगे तो लिथियम जो है वो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। बेरिलियम जो है उसको कंसिडरेबल कोवेलेंट कहा जाता है। बोरन जो है टिपिकल कोवेलेंट है। लेकिन फिर आप NCl3 ले लीजिए, CCl4 ले लीजिए, ये सब जो है ऐसे टिपिकल गैसेस हैं जो वोलाटाइल लिक्विड्स के रूप में मिलते हैं जो कोवेलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बस इतना ही याद रखना है। लेफ़्ट टू राइट जाने पर हैलाइड्स क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनिक कंपाउंड वो डिक्रीज करने लगते हैं। और द हैलाइड्स ऑफ द मोस्ट नॉन मेटल हाइड्रोलाइज टू गिव ऑक्सो एसिड, जितने भी नॉन मेटल है जब वो हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करें, जैसे मान लीजिए एंटीमनी क्लोराइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन करिए तो एंटीमनी ऑक्सोक्लोराइड प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जानते हैं आप लोग क्लोरोफॉर्म, इट इज़ द वन ऑफ द 4 नॉन मेटेलिक हैलाइड्स दैट रेसिस्ट hydrolysis. It is immiscible with water and relatively inert. It contrasts to carbon tetrachloride and silicon tetrachloride. Reacts vigorously with water. Silicon tetrachloride plus water gives silicic acid. SiOH4 को सिलिसिलिक एसिड कहा जाता है। सिलिसिक, सैलिसाइक्लिक नहीं बोलना इसको, सिलिसिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक। इन ग्रुप 4 थी जर्मेनियम क्लोराइड और टीन क्लोराइड आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। लेड क्लोराइड इज़ वेरी अनस्टेबल एंड डिकम्पोज टू लेड 2 क्लोराइड। PbCl4 जो है बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, ये तुरंत ही PbCl2 और Cl2 के रूप में टूट जाता है। अब आ जाइए हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स के। तो पहले आप लोग ये समझ गए कि मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक जितने भी है वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं और अल्कली या अल्कलाइन या कोई भी मेटल जो है वो आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब आ जाइए सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द टेंडेंसी टू फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, द अल्कली मेटल, फॉर्म सॉल्ट्स even with the weak acids. With a decreasing metallic character in a period on proceeding from the left to right, the tendency to form cations decreases and hence the tendency to form oxo salts in the same group. This tendency increases is going down a group. For example, cesium salts are much more ionic than those of lithium or sodium. ये जो आपको कह रहा है, दो चीज़ को समझना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। The salts of oxo acids, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसी भी अल्कली मेटल जब जो है ना मतलब वीक एसिड के साथ जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप लिथियम से नीचे जाइए डाउन टूवर्ड्स द ग्रुप, तो लास्ट में फ्रांसियम है, फ्रांसियम से ऊपर में सीजियम है। तो सीजियम का जो कंपाउंड होगा और लिथियम का जो है मतलब हेलोजन वाला कंपाउंड होगा, लिथियम क्लोराइड ले लीजिए और सीजियम क्लोराइड ले लीजिए, इन दोनों का जो आप कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर के कंपेयर कीजिएगा, मतलब लिथियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, इस दोनों का आयनिक कैरेक्टर अगर आप कंपेयर करोगे तो सीजियम क्लोराइड का आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू लिथियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल में जितना नीचे जाओ और हेलोजन में जितना ऊपर जाओ, इस दोनों को मिलने से जो कंपाउंड बनता है तो वो हाईली आयनिक कैरेक्टर होता है। कहने का मतलब आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स में नीचे जाइए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो सीजियम तक आ जाइए, फ्रांसियम को छोड़ दीजिए, तो सीजियम और इधर हेलोजन ग्रुप में क्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक, तो क्लोरीन सबसे ऊपर है, तो इधर सबसे नीचे और उधर सबसे ऊपर, इन दोनों का जो कंपाउंड बनेगा, इन दोनों का आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। समझ में आया? ये था मेनली आपका ऑक्सो एसिड्स के बारे में। अब पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, सबसे पहले आपको
बता दूं कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है क्या। मोस्ट ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम। देखिए, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना सीख गए तो ये सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, जिस तरह से मोस्ले ने कह दिया ना कि एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन, बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जितना भी ये जो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ है, सारे के सारे डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मेन प्रायोरिटी इसी को दिया है। जिस तरह से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी इंक्रीज होगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर इंटरवल होगा और हर ग्रुप का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैच करेगा। So most of the chemical and physical properties of the elements are related to the electronic configuration of their atoms. As we have seen, the electronic configuration of the elements show a periodic variation with increasing atomic number. Consequently, the elements also display periodic variations in their physical and chemical behavior. The term periodicity of periodic properties or properties indicate that the elements with the similar properties reappear at a certain regular interval of atomic number in the periodic table. In order to understand the concept of periodicity of properties, we may consider the properties of elements group 1 alkali metals and group 17 halogens. The member of these groups along with the valence shell configuration as shown in this table you can see here. ये फर्स्ट ग्रुप और 17 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। फर्स्ट ग्रुप का जनरली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 होता है और 17th ग्रुप का NS2 NP5 होता है। तो इस तरह से आप देख लीजिए ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 के तहत 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1 सबका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। इस धर क्लोरीन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडाइन 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5 और 6s2 6p5. The examination of these properties of these elements will show that the elements belonging to the same group have similar properties. In other words, we can say that the atomic number intervals, एटॉमिक नंबर का जो इंटरवल्स है, कहाँ पर मतलब पहला 2 एलिमेंट के बाद इंटरवल है, फिर 8 एलिमेंट के बाद इंटरवल है, फिर तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट के बाद इंटरवल, फिर चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32, सातवां 32। तो ये जो इंटरवल है 2, 8, 8, 18, 18, 32, we have to pass to this 2, 8, 8, 18, 18 and 32 elements before we come across an element with similar properties. This repetition of these elements with similar properties in the order of increasing atomic number as in the periodic table is known as periodicity of properties, and the number 2, 8, 8, 18, 18, 32 are called magic number. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो रेगुलर इंटरवल है आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 2। तो आप दूसरा ग्रुप जो है 3 एटॉमिक नंबर से चालू होगा, फिर सेकेंड पीरियड में आप काउंट करोगे तो टोटल 8 एलिमेंट, तो फिर वापस ये 2 + 8 10 हो गया। फिर 11वां एटॉमिक नंबर से तीसरा पीरियड चालू होगा और 11वां से लेकर 18 तक है तीसरा पीरियड, फिर 19 से लेकर के मतलब इस तरह से आप देख लीजिए फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32, सेवन्थ में 32। तो ये जो इंटरवल है यही इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर को ही पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, और ये 2, 18, 18, 32 को मैजिक नंबर। अब क्या कारण है पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ का? What is the cause of periodicity properties? That is, why do the elements placed in the same group have similar? क्या रीज़न है कि उसको सेम ग्रुप में जो है मतलब प्रॉपर्टीज सेम होने के कारण उसको सेम ग्रुप में रखा गया? In order to answer this question, we may again consider the valence shell electronic configuration. इसके लिए हमें फिर से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे आप देख लीजिए ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपको अभी बताया, तो ग्रुप नंबर 1 सबके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 17 सबके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 1 निकाल सकता है और ग्रुप नंबर 17 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, राइट। सो एन एलिमेंट ऑफ द वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट शोज दैट द एलिमेंट शो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। इससे क्या पता चलता है आपको कि ये जो है पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दैट इज द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंस शेल। इससे पता चला आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के बाद कि हर एक ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, सेम एक रेगुलर इंटरवल होने के बाद, जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में जो ग्रुप वाइज आप जाओगे तो ग्रुप वाइज में आपको क्या मिलेगा, उनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका क्या है, सेम है। दस वी से दैट इन एनी ग्रुप सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट रीअकर
after certain regular interval of atomic numbers. It is the reoccurrence of similar valence cell electronic configuration of the elements at certain regular intervals of atomic number which becomes the cause of periodicity of properties. जैसे आपको ये पता चला कि क्या कारण है periodicity properties का, तो सीधा सीधी याद रखना valence cell electronic configuration is the cause of periodicity of properties. As you will see, valence cell electronic configuration into the groups are same because of the intervals of the elements matching their physical and chemical properties. We have already said that according to the modern periodic law, the properties of the elements like atomic volume, atomic radii, ionic radii, ionization potential, electron affinity, electron negativity, etc. are the periodic functions of their atomic number. Here the word periodic means with the rise of atomic numbers of the element in the same period of the group, there is a gradual variation, increase or decrease. In a particular property of the element, the properties depends on the electronic configuration, on the atoms of the element, such of properties which are more useful to the students in the chemistry are atomic volume, size of the atoms and ion, ionization potential, electron affinity, electron negativity, bond energy, चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन. सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ है ये या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, दो दिशाओं में, पीरियड की दिशा में और ग्रुप की दिशा, मतलब टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट. इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो हमें पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज में पढ़ना है वो है एटॉमिक वॉल्यूम, साइज ऑफ द एटम्स एंड आयंस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी, चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन. सबसे पहला पॉइंट, सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. Before discussing the periodic properties, we shall discuss some important concepts which are very useful in having a clear understanding of periodic properties. These concepts are shielding or screening effect, effective nuclear charge, penetrations of orbitals. ये तीनों चीज़ जो है, मतलब ये atomic volume, size of the atoms and ions, ionization potential, electron affinity, electronegativity, bond energy, charge density of ions, ये सारे जो periodic properties है, इस चीज़ को पढ़ने से पहले आपको ये कंसेप्ट का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है कि शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको कहते हैं, पेनिट्रेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स किसको कहते हैं. तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस and also at the same time repelled by the electrons present between the nucleus and the valence electron. ये जो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जिस तरह से सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, उसी तरह से सिंगल इलेक्ट्रॉन और मल्टी इलेक्ट्रॉन्स वाले जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का क्या काम, वो लास्ट सेल ऑर्बिटल्स में रहते हैं. तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस का काम होता है कि वो लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, मतलब अट्रैक्ट करे. लेकिन उसी समय जैसे ही न्यूक्लियस जो है ये फोर्स एक्सर्ट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द वैलेंस सेल, वाइल द इनर्शियल इलेक्ट्रॉन एक्सर्ट अ रिपल्सिव फोर्स, उसी समय जो अंदर में जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सिव फोर्स करता है. Thus the nucleus exerts an attractive force on the valence shell electrons, while the inertial electron exerts a repulsive force on the valence shell electron. The combined effect of these two forces is that the actual force exerted by the nucleus on the valence shell electron is partially decreased or weakened by the presence of repulsive forces exerted by the inertial electrons on the valence shell electrons. Thus, the valence shell electrons experience a less attraction or pull towards the nucleus. This decrease in the attractive force exerted by the nucleus on the valence shell electrons due to the presence of intervening electron is known as shielding or screening effect. The concept has the following applications. First of all, I would like to tell you that what is shielding or screening effect. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी में चौथे फोर्थ एफ में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हमारा जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का जो मतलब फर्स्ट एस वाला इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड एस वाला इलेक्ट्रॉन होगा, थर्ड एस वाला इलेक्ट्रॉन होगा, फोर्थ एस वाला. तो अगर कोई पूछे आपको कि फोर्थ एस से न्यूक्लियस का कैसा रिलेशन है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स वो हर
इलेक्ट्रॉन पे वो कोशिश करता है न्यूक्लियस जो उसका अट्रैक्शन फोर्स लगे, लेकिन ये बीच में जो सेल है एनर्जी लेवल से उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सिव फोर्स काम करता है। तो रिजल्ट क्या होता है, जब ये दोनों फोर्स कंबाइन होते हैं तो एक्चुअल फोर्स जो होता है, जो एक्सर्ट होते रहता है न्यूक्लियस पर, वो धीरे धीरे घटने लगता है। क्यों घटने लगता है? क्योंकि ये पार्शियली डिक्रीज करने लगता है। ये जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मीन्स रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स ऑन द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। ये जो फोर्स लगता है ना, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स के पास जो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो अट्रैक्शन है, पुल है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो घटने लगता है, जिस कारण से ये attractive force exerted by the nucleus on the valence electron decreases and due to the presence of intervening electron it is known as shielding or screening effect। ये दो कारणों से होते हैं। The concept of shielding effect has been used to explain why the ionization potential value of the elements of a given group decreases on descending the group। इसीलिए कहा जाता है ionization potential, IP जो होता है, the tendency to remove an इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ग्रुप में जब आप आईपी निकालोगे ना, तो फर्स्ट आईपी जो है, मतलब कोई पूछेगा आपको लिथियम का ज़्यादा होता है कि सीजियम का ज़्यादा होता है, तो सीधे सीधे आप बोल दोगे लिथियम। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा दूर रहेगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतना ज़्यादा सुविधा हो, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ उससे पहले ही जो है ये रिपल्सिव फोर्सेस जो है अदर सेल्स के एनर्जी लेवल के, वो उस पर ऑलरेडी हावी हो चुका है, तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। इसीलिए आईपी जो है ऊपर वाले एलिमेंट मतलब डिक्रीज होता है, मतलब ग्रुप में जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। एंड द कंसेप्ट हैज ऑल्सो बीन यूज्ड टू एक्सप्लेन that when we proceed from an inert gas to alkali metals, मतलब राइट टू लेफ्ट आने पर पीरियोडिक टेबल में भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, राइट साइड वाले जितने भी एलिमेंट हैं, इनर्ट गैस साइड जो है सारे एलिमेंट्स क्या है, स्टेबल है। अब वहाँ से जो आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भाई मैक्सिमम फोर्स लगेगा, लेकिन अल्कली मेटल्स आते आते क्या होगा, मिनिमम फोर्स आएगा। तो याद रखना, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करोगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा ही। तो ये शील्डिंग इफेक्ट जो है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, आप जानते हो कि जो जितना ज़्यादा दूर एटम होगा न्यूक्लियस से, उस पर उतना कम फोर्स लगेगा न्यूक्लियस का, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतना कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। और अगर लेफ़्ट टू राइट है तो याद रखना, लेफ़्ट टू राइट में क्या होता है कि हमारा इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि एक ही ऑर्बिट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको निकालना है। तो मतलब लेफ़्ट टू राइट जो है क्या होगा, इंक्रीज, और राइट टू लेफ्ट डिक्रीज होगा। मतलब इनर्ट गैस से अल्कली मेटल्स की तरफ डिक्रीज और अल्कली मेटल से इनर्ट गैस की तरफ इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज। मतलब सबसे नीचे वाला एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा। अब आ जाइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। It is due to the shielding effect of the inner electrons on the outer electrons that the valence electron experience less attraction or pull from the nucleus. The decrease in the attractive force reduces the nuclear charge. Z represented by the atomic number of the element. This decreased nuclear charge is called effective nuclear charge, and it is represented by Z effective. It is given by the relation Z effective is equal to Z minus sigma. Here sigma is the constant which is called screening constant, and Z is the actual nuclear charge. This constant is measured to the extent to which the other electrons in an atom are able to screen the nucleus from the chosen electron. Thus the effective nuclear charge is defined as the difference between the nuclear charge and the screening constant. तो याद रखिए Z जो है हमारे यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है, और ये सिग्मा जो है हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो आपको कोई पूछेगा भाई ये न्यूक्लियर चार्ज होता क्या, तो शील्डिंग इफेक्ट के कारण जितने भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है और जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, ये जो है शील्ड करते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या है, पर्दे का काम करते हैं। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके लिए जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो पर्दे का काम करता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसका अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की तरफ कम हो जाएगा, और ये अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब देखो, जब न्यूक्लियस से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का
अट्रैक्शन कम है तो डेफिनेटली है वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर में चार्ज आएगा जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हो। और ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये क्या होगा, दिस डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव जो हो गया ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है ये, न्यूक्लियर चार्ज माइनस ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सिग्मा का मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट, हियर सिग्मा इज द कांस्टेंट विच इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड जेड इज द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। दिस कांस्टेंट इज मेजर्ड ऑफ द एक्सटेंट टू विच the other electrons in an atom are able to screen the nucleus from the chosen electron. Thus, effective nuclear charge is defined as the difference between the nuclear charge and screening constant. तो पूछे आपको what is effective nuclear charge, then you can just say it is a difference between the nuclear charge and screening constant. तो आपको वहाँ पे पूछेगा what is nuclear charge, what is screening constant, then you can say what is it. Okay, right? What is effective nuclear charge? It is the difference between the nuclear charge and screening constant. Greater is the number of intervening electrons between the nucleus and outer electrons, more will be the magnitude of sigma, that is called screening constant, and hence the magnitude of effective nuclear charge will decrease. कहने का मतलब जितना ज़्यादा intervening electrons nucleus के पास होगा और जो outer electrons है तो उतना ज़्यादा सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी, और ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो डिक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द कंसेप्ट ऑफन यूज्ड इन अ क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनी प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टी। एज फॉर एग्जांपल वाई 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड बिफोर द 3d ऑर्बिटल। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर में n+l वैल्यू जिसका ज़्यादा होता है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जिसका कम होता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आप कि आखिर ये क्या रीज़न है स्क्रीनिंग इफेक्ट का। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स between the nucleus and outer electrons, more will be the magnitude of sigma, and hence the magnitude of effective nuclear charge will decrease. The effective nuclear charge is a concept often used in a qualitative explanation for many properties and trends. So here you can see why 4s orbital is filled before the 3d orbital, why 4s electrons are removed before 3d electrons in the conversion of 3d transition elements into cations. The successive ionization potential of an atom are in the following order. जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी पहला जो होता है वो दूसरे से कम, दूसरा जो होता है वो तीसरे से कम। क्यों? दिस ऑर्डर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अ कैटायन इज अ स्मॉलर इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम। डेफिनेटली है उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसका साइज बड़ा होगा। A cation is smaller in size than its parent atom and anion is bigger size than its parent atom. अब आ जाइए पेनेट्रेशंस ऑफ ऑर्बिट। पेनेट्रेशन का मतलब होता है भरना, फिल करना, एकोमोडेट करना। पेनेट्रेशंस का मतलब फिल करना। द एक्सटेंट टू विच an orbital of a shell interacts with the lower quantum shell orbital is referred to as the penetrations of the orbital. We are familiar with the fact that the energy of 4s orbital is lower than the energy of 3d orbitals, and that of the filling of 4s orbitals commences even before the third cells has been completely filled. This is known as the penetrations of the 3d orbitals by the 4s orbital. क्यों 4s में पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3d और 4s में एनर्जी लेवल 4s का कम है, इसीलिए पहले 4s का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, उसके बाद 3d का बढ़ेगा। द पेनेट्रेशन इज मोर एज द शेल नंबर इंक्रीजेस। जितना ज़्यादा सेल बढ़ेगा उतना ज़्यादा पेनेट्रेशंस भी बढ़ेंगे। 5s ऑर्बिटल, आप 5s ऑर्बिटल में जाओगे तो 5s ऑर्बिटल पेनेट्रेट्स टू द 4d एंड 4f ऑर्बिटल। द पेनेट्रेशंस ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन क्वांटम सेल एज इज द फॉलोइंग। पहले s में बढ़ेगा, फिर p में बढ़ेगा, फिर d में बढ़ेगा, फिर f में बढ़ेगा। तो ये था हमारा पेनेट्रेशंस ऑफ ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा? तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहले s में, फिर p में, फिर d में और फिर f में। अब आ जाइए साइज ऑफ द एटम्स एंड आयन। क्या है ये साइज ऑफ द एटम्स एंड आयन? कि आखिर किस तरह से एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई बढ़ता है और घटता है। यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारा चालू होता है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था ये था केमिकल प्रॉपर्टीज़, अब यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चालू। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल पिक्चर ऑफ द एटम, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस एक्सटेंड टू इन्फिनिटी। इस वर्ड को समझने की कोशिश करो। वेव मैकेनिकल पिक्चर ऑफ एन एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है न्यूक्लियस के ऊपर, वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। द साइज ऑफ एन एटम इज देयरफॉर डिफिकल्ट टू डिफाइन। अब कोई पूछेगा क्या साइज होता है, तो जब इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है तब तो उसके साइज की गणना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन however the distance between the nucleus and a point where the electron density is effectively zero,
दैट इज नेग्लिजिबल। कहने का मतलब जहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अ पॉइंट where the electron density is effectively zero, that is negligible, may be defined as the atomic radius। जहाँ पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है और जो न्यूक्लियस है एटम का, उस दोनों डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। अगेन, though the boundary surface of the nucleus is not well defined, its central point may be considered to represent the nucleus and may be taken as a reference point। The distance between the two nuclei can be determined by X-ray spectroscopy, thus to define the atomic radius it is quite arbitrary, and due to this vagueness in concept a number of radii have been defined for an atom which pertain to different types of bonding between the atom। Some of these radii are atomic or metallic radius, ionic radius, covalent radius and van der Waals radius। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो भी मैंने बताया आपको कि आखिर एटॉमिक रेडियाई किस आधार पर होते हैं, तो सबसे पहले दो चीज़ों का ज्ञान होना आपको जरूरी है। एक होता है नोडल पॉइंट या नोडल प्लेन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, जैसे आपने पी ऑर्बिटल में डंबल देखा होगा, तो डंबल का जो बीच वाला पॉइंट है 8 जो हम लोग लिखते हैं, तो 8 का जो बीच वाला पॉइंट होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होता है। तो उसी तरह यहाँ पर पाए जाने की संभावना नहीं, यहाँ पे कहा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इफेक्टिवली 0, मतलब नहीं के बराबर है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो न्यूक्लियस से लेकर के जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब डेंसिटी जहाँ पर 0 है, द इफेक्टिवली इट्स 0, इट इज़ डिफाइंड एज द एटॉमिक रेडियस। अगर बाउंड्री की बात करें तो दो एटम्स को आप ले लीजिए, दो एटम्स को ओवरलैप कीजिए और दोनों के सेंटर को मिला करके जो डिस्टेंस होगा वो एटॉमिक रेडियस होगा, जिसका ज़्यादा जानकारी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिया गया है। और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ रेडियस के बारे में पढ़ा भी है, जाना भी है कि हाउ द टू एटम्स मेक बॉन्डिंग, किस तरह से उनके बीच में किस तरह का बॉन्डिंग होता है। आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वैन डर वाल्स बॉन्ड होते हैं, डेटिव बॉन्ड होते हैं। तो किस तरह के बॉन्ड्स होते हैं, तो उसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एटॉमिक और मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल्स। तो इसमें देख लीजिए एटम और मेटेलिक यहाँ पे दोनों एक में आ गया, तो दो इधर आपका हो गया, एक आयनिक, तीसरा कोवेलेंट, चौथा वैन डर वाल्स। इसमें डेटिव बॉन्ड के बारे में नहीं दिया गया, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेडियस के बारे में जाइए। रेडियस किसको कहते हैं, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज 1/2 of the internuclear distance between the two identical atoms in a chemical bond। For example, the atomic radius of the bromine is measured with the help of bromine-bromine bond in bromine Br2 as under. The bond length of bromine is 2.66 angstrom। The atomic radius of bromine will be 1/2 into 2.66, that is equal to 1.33 angstrom। तो जब भी आपको एटॉमिक रेडियस निकालना पड़ेगा ना, तो पहले सेम टाइप के एलिमेंट्स, जैसे मान लीजिए अगर ब्रोमीन का आपको निकालना है, तो ब्रोमीन को ब्रोमीन के ऊपर में ओवरलैप करवाइएगा। तो ओवरलैप करने के बाद दोनों का जो सेंटर है, उस इसके सेंटर से लेकर उसके सेंटर तक, और बीच में दोनों ओवरलैप भी कर रहे हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे एक सर्कल बना दे, दूसरे यहाँ, इस दोनों को ओवरलैप करके इसके न्यूक्लियस से और इसके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा उस आधार पर आप बॉन्ड लेंथ निकालोगे। तो बॉन्ड लेंथ ब्रोमीन का निकला 2.66 एंगस्ट्रम, और ये एटॉमिक रेडियस इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि Br2 का 2.66 है, तो Br का इसका आधा हो जाएगा। तो हाफ इंटू 2.66 दैट इज इक्वल टू 1.33 एंगस्ट्रम। द एटॉमिक रेडियस as obtained from the metallic crystalline structure। एटॉमिक रेडियस कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, मेटेलिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से, ऑफ अ मेटल इज रेफर्ड टू द क्रिस्टल और मेटेलिक रेडियस। जब भी कोई एटॉमिक रेडियस हमें मेटेलिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से ऑब्टेन होता है, तो वो जो रेडियस होगा उस रेडियस को मेटेलिक रेडियस कहेंगे या क्रिस्टल रेडियस कहेंगे। दस इट इज यूज्ड फॉर मेटल एटम्स विच आर एज्यूम्ड टू बी क्लोजली पैक्ड spheres in the metallic crystals and is defined as 1/2 of the distance between the nuclei of two adjacent atoms in the metallic close packed crystals lattice in which the metal exhibit a coordination number of 12. For example, the internuclear distance between the two adjacent sodium atoms in a crystal of sodium metal is 3.80 angstrom, and hence the atomic radius of sodium metal is 3.80/2, that is 1.90 angstrom। सबसे पहले इस चीज़ को आप समझिए, शांति से समझिए, एटॉमिक रेडियस कैसे होगा। कोई भी दो एलिमेंट है, या मेटल ले लीजिए, नॉन मेटल ले लीजिए, मेटल नॉन मेटल ले लीजिए, तो इन दोनों का, जैसे जो एटम जो है जनरली स्फेरिकल होते हैं,
तो ये स्फेरिकल होने के बाद जो एडजेसेंट एटम होंगे, एक दूसरे से सटे हुए एटम होंगे, इनका जो न्यूक्लियाई होता है, तो दोनों के न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस जो है एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। और एटॉमिक रेडियस के लिए सबसे पहले तो वो मेटल, चाहे मेटल हो, नॉन मेटल हो या एटम हो, तो उसका रेडियस के लिए मेटल में तो मेटेलिक रेडियस, जैसे सोडियम एटम का आप निकालोगे, सोडियम क्रिस्टल का जब निकालोगे तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट ऑफ सोडियम एटम, दो सोडियम एटम के जो बीच की दूरी है वो 3.80 एंगस्ट्रॉन है। तो एक सोडियम का इससे हम लोग निकालते हैं 1.90 एंगस्ट्रॉन। सिंस वी कैनॉट आइसोलेट an individual atom and measure its diameter the way we can measure the diameter of a gold ball. Atomic sizes are determined indirectly. The arrangement of the atoms or ions in the molecules can be elucidated by the techniques of X-ray diffraction, electron diffractions or infrared spectroscopy. It is thus possible to evaluate the distance between the nuclei of adjacent atoms or ions. Atomic or ionic radii then can be obtained by assuming that the internuclear distance is the sum of the radii of two touching spherical atoms or ions. For a homonuclear diatomic molecule, the atomic radius is simply 1/2 of the internuclear distance as shown in the figure. Similarly, in metallic element, the atomic or metallic radius is 1/2 of the internuclear distance between the nearest atoms. सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। We cannot isolate an individual atom and measure the diameter. ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक एलिमेंट को ले लो, उसका एटम ले लिया और उसके रेडियस को हम लोग मेजर कर ले, इस तरह से नहीं होता है। अगर इफ़ यू वांट टू मेजर द डायमीटर ऑफ गोल्ड बॉल, क्या करोगे? जनरली सीधा सीधी गोल्ड बॉल का जो है एटॉमिक साइज निकाल करके उसका इनडायरेक्टली आप बता दोगे कि उसका रेडियस कितना है, राइट? द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स कैन बी एलोकेटेड बाय द टेक्निक्स ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शंस, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यही तीन चीज़ है जिससे आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं। अगर किसी भी दो एडजेसेंट एटम्स या आयंस है और उन दोनों के न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है उससे आप उसके एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस निकाल सकते हो, राइट? लेकिन अगर आप उस दोनों स्फेरिकल एटम्स को टच कर, दोनों होमोन्यूक्लियर है, जैसे Br2 Cl2 डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, और उन दोनों का आपको सिंपली निकालना तो 1.5 कर देते, जैसे मैंने ऊपर में किया था। उसी तरह मेटल का निकालना है तो मेटल का भी 1.5 हम लोग कर देते। इस फिगर को जरा गौर से देखना। द एटॉमिक रेडियस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन टू द एटॉमिक साइजेस ऑफ डिफरेंट एटम्स, बट दे डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द सैंपल। मेटेलिक रेडियाई ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स आर गिवन इन दिस टेबल। इस टेबल को ध्यान से देखो कि किस एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस कितना दिख रहा है आपको। लिथियम से लेकर सीजियम तक, फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक, हर एक एलिमेंट का इसमें एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, एटॉमिक रेडियस ऑफ कॉमन एलिमेंट। तो इस आधार पर आप बता सकते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। जैसे आप ये फोर्थ पीरियड पोटाशियम से लेकर के ब्रोमीन तक आप जाइए तो पोटाशियम का एटॉमिक रेडियस 2.35 है, एंगस्ट्रॉन में है, सबका यहाँ पे रेडियस एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ है, और ब्रोमीन का जो है 1.14 है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर पोटाशियम का ही ज़्यादा है और ब्रोमीन का कम है, तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज और टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा? इंक्रीज होगा। गॉट इट? ये देख लीजिए, ये ग्राफ है the variation of atomic radii through the periodic table. Note that the contraction of radii following the lanthanides in period 6. Metallic radii have been used for metallic elements and covalent radii has been used for non-metallic elements. देख लीजिए यहाँ पर ये है हमारा क्या क्या यूनिट्स आप यूज करोगे एटॉमिक रेडियाई को? एंगस्ट्रॉन या पिकोमीटर, राइट? नहीं तो नैनोमीटर, अगर छोटा है तो माइक्रोमीटर। जनरली नैनोमीटर से स्टार्ट करते, 10⁻⁸ सेंटीमीटर जो रदरफोर्ड ने कहा था। तो जनरली नैनोमीटर, ज़्यादातर एंगस्ट्रॉन, और बहुत अच्छा एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है तो पिकोमीटर। द यूनिट दैट हैज़ लॉन्ग बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द एटॉमिक डायमेंशन इन द एंगस्ट्रॉन इज A0. In SI units in the order units such as nanometer and picometer are in use. एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर, जो 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर है। यही हमारे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का एटॉमिक रेडियस दिया था, और इसको आप 0.10 नैनोमीटर भी कह सकते हैं या 100 पिकोमीटर कह सकते हैं। अब आ जाइए पीरियोडिक टेबल इन एटॉमिक रेडियाई, किस तरह से ये वेरिएशन करते हैं। तो हम लोग तो पहले ही समझ गए हैं कि पीरियड में एटॉमिक रेडियाई क्या होगा?
डिक्रीज होगा और ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज होगा. We know that the number of shells in the elements of a given period remains the same, but the value of effective nuclear charge increases from left to right. The increased effective nuclear charge pulls the electron clouds towards the atom nearer to the nucleus, and thus the size of the atom and ion goes on decreasing from left to right. Thus, on going from left to right in a period of S and p block elements, atomic and ionic radii decreases with the increase of atomic number. सीधा सीधी समझ जाने का, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस डिक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण, राइट. दूसरा, वेरिएशन इन ग्रुप. As we move down towards the group, atomic as well as ionic radii increases with the increase of atomic number. On descending a groups, the magnitude of the effective nuclear charge acting on the valence shell electrons of the elements remains the same. Thus, the concept of effective nuclear charge cannot be used to explain the successive increases in the atomic and ionic radii of the elements in a given period. However, other factors, namely the number of shells or a principal quantum number, can be used to explain the increase. As the number of the shell or principal quantum number increases from 2 to 6, the outermost shell electrons get farther and farther away from the nucleus, and hence the atomic and ionic radii increases. This is due to the progressive addition of a new cells, and the atomic or ionic radii increases when we proceed from top to bottom in a group. तो सीधे सीधे आपको बस याद रखना है, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं. वेरिएशन इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वही है ट्रांजिशन एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा. As we proceed horizontally across the transition series of elements, there is a gradual decrease in atomic and ionic radii. लेफ्ट टू राइट जाने पर तो डेफिनेटली डिक्रीज होगा. क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुटेंगे तो उतना ज़्यादा जो है साइज सिकुड़ेगा, साइज छोटा हो जाएगा. हाउएवर दिस डिक्रीज इज नॉट यूनिफॉर्म एंड इज स्लाइटली व्हेन कंपेयर टू द डिक्रीज ऑब्जर्व्ड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. द रीजन for this behavior in case the transition elements, the differentiating electrons enters the inner shell, which is n-1d subshell, and the added electrons effectively screen much to be added nuclear charge from the outer ns electrons, and the size of the atom remains almost the same. However, in a given family, that is the group, both radii increases with the increase in atomic. Generally d block में क्या होता है कि 5 ओरिएंटेशंस होते हैं, तो पांचों ओरिएंटेशन भरने के साथ साथ तो डिक्रीज करेगा, लेकिन जैसे ही 6 to 8 इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं तो सेम रहते हैं, और 9 to 10th में जाता है तो डिक्रीज होने लगता है. तो ये डी ब्लॉक का ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो है कुछ इस तरह से है, क्योंकि देखो साइज सेम, मतलब एटॉमिक रेडियस तो सेम ही रहने वाला है, उसमें इफेक्टिव निकले अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे. लेकिन डी ओरिएंटेशंस में क्या होता है, डी ओरिएंटेशंस में जनरली D1 से लेकर D3 तक साइज सेम होता है, D4 D5 साइज घटता है, फिर D6 से वापस D6 से लेके D8 तक सेम साइज, और D9 D10 साइज घटने लगता है. तो इस तरह से डी ब्लॉक का वेरिएशन इन साइज. उसके बाद आ जाइए आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस किसको कहोगे? आयंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द न्यूट्रल एटम्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स. मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी न्यूट्रल एटम में या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर या इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर वो आयंस उसके ऊपर में चार्ज आ जाता है. द आयनिक रेडियस में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन एंड द पॉइंट अप टू विच द न्यूक्लियस इज एबल टू एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. Ionic radii together with the covalent or metallic radii are listed here in the table. You can see in this certain elements. The calculation of ionic radii is not simple as in the case of covalent or metallic radii, since like atoms do not form ionic bonds. The measured distance between the nuclei held by ionic bonds cannot be halved to give the desired ionic radii. जिस तरह से आपने ionic radii कर दिया उस तरह से covalent radii नहीं कर सकते. covalent का एक अलग ही character होगा. The intermolecular distance in ionic solids give the sums of ionic radii. Therefore, they indicate only differences in ionic size. For example, in sodium fluoride, the internuclear distance between the sodium plus and fluorine minus is 2.31 angstrom, and that the sodium chloride is 2.76 angstrom. These values indicate that the radius of chlorine ion is greater than that of fluorine ion by 0.45 angstrom, but the value gives no indication of the ionic size, since like atoms do not form ionic bonds with each other. The size of an ion can be determined only when that of the another atom is known. आप ये नहीं कर सकते हो कि सेम एटम जो है, सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी जो होमोन्यूक्लियर एटम्स होते हैं वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, अलग अलग होना चाहिए. मतलब एक सोडियम है तो एक क्लोरीन होना चाहिए, एक सोडियम है तो फ्लोरीन होना चाहिए. जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड का जो
रेडियस है दैट इज़ 2.31 एंगस्ट्रॉम और क्लोराइड का 2.76 एंगस्ट्रॉम। तो इससे आप ये नहीं पता कर सकते हो कि फ्लोरीन का साइज़ या क्लोरीन का साइज़ किसका बड़ा है। सीधा सीधी आप बोल सकते हो क्लोरीन फ्लोरीन से बड़ा है 0.45 एंगस्ट्रॉम से, लेकिन इनका आयनिक साइज़ जो है सेम एटम के लिए डिफरेंट होता है और डिफरेंट एटम्स के लिए अलग अलग होता है। सेम एटम्स पे तो जनरली जो है आयनिक बॉन्ड होता है नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और डिफरेंस के लिए आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका आयनिक रेडियस दिया हुआ है, जैसे लिथियम प्लस से आप रुबिडियम प्लस तक आ जाइए, फ्लोरीन माइनस से आयोडीन माइनस तक। इसका हो सके तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग और इसके रेडियस के बारे में जानना। आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, नंबर्स इन पैरेंथेसिस आर द coordination number of the ion that is 1 angstrom is equal to 100 picometer। कहाँ से लिया गया है देख लीजिए यहाँ पे, सोर्स R.D. Shannon, एक्टा क्रिस्टलोग्राफी A32-751 in 1976। The radius of the 6 coordinate NH4+ ion is approximately 1.46 angstrom। Ionic radii can thus be computed from the internuclear distance in the ionic crystals provided the ionic radius of one ion is known। इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने आज जो पढ़ा दैट वाज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एटॉमिक रेडियस। इसके बाद जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं मैं सारे प्रॉपर्टीज़ को 1 by 1, इवन न्यूमेरिकल्स भी है इसमें, हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ put a like button, do comment whatever the doubt you're having, and subscribe the channel for the latest informations, whatever the notes we are going to provide you. So just press the button, subscribe button, so you can get the latest information. That's all for today. Thank you very much.